हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम करेंगे ये 12th क्लास की ज्योग्राफ़ी है, ठीक है। लेकिन जो आज हम जो उसका फर्स्ट यूनिट है फर्स्ट बुक की वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा सिलेबस क्या है और आपके फर्स्ट टर्म में आपके फर्स्ट बुक और सेकंड बुक से क्या आएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि जो आपका पेपर होगा वो MCQ बेस्ड होगा और जो मेरे नोट्स होंगे वो MCQ बेस्ड और फाइनल एग्ज़ाम दोनों को टारगेट करके होगा। और नोट्स भी मेरे हैंड रिटन है, तो आप लोग देखोगे, लिखोगे, पढ़ोगे तो इसमें 1 नंबर के बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग 1 नंबर अगर पढ़ने का भी एक तरीका होता है कि मतलब आप पढ़ रहे हो तो कोई अच्छी चीज़ है या फिर मतलब जो हाईलाइटेड है उसको अंडरलाइन कर लो। और जो इसमें नोट्स है मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि आप पढ़ते हो ना, तो जो भी आपको लगता है कि हाँ ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है तो आप उसको अंडरलाइन करो, ठीक है। तो इसमें वो होगा, ठीक है। और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे और नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ठीक है। तो सिलेबस मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स। देखो, जो आपकी फर्स्ट बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें से आपके 4 यूनिट आने वाले हैं, ठीक है। जो पहला यूनिट हमारा मानव भूगोल प्राकृतिक और विषय क्षेत्र, दूसरा है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ठीक है। और अगला है मानव विकास, और उससे अगला है हमारा प्राथमिक क्रियाएं। तो आपका जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट बुक से ये देख लो आप यूनिट 1, 2, 4 एंड 5 आ रहा है, ठीक है। बाकी जो आपके बचे हुए हैं उसमें से कुछ यूनिट डिलीट कर दिए गए हैं, मतलब हटा दिए गए हैं, और बाकी जो है वो आपको सेकेंड टर्म में पता चलेगा, ठीक है। और जैसे जैसे मेरे पास अपडेट आएगी मैं आपको भी अपडेट कर दूँगी। आपकी सेकेंड बुक से देखो कितने यूनिट्स आ रहे हैं। तो जो आपकी सेकंड बुक है भारत लोग एवं अर्थव्यवस्था, सो इसमें से देखो जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन आ रहा है। प्रवास प्रकार कारण और परिणाम पूछा जाएगा। मानव बस्तियाँ और जल संसाधन, इसका मतलब क्या है 1, 2, 4 और 6 आपके सेकंड बुक से आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी इसमें भी जो यूनिट्स हटा दिए गए हैं वो तो हट ही गए हैं, बाकी जो आपके सेकेंड टर्म और फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं वो सारी चीज़ें मैं बता दूँगी, ठीक है। तो आपको बस अपना अभी फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है उसको याद रखना है, आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, आपको इतना याद होना चाहिए, राइट। तो ये हमारा सिलेबस था। अब आज का जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, देखो फर्स्ट यूनिट हमारा क्या है, मानव भूगोल प्राकृतिक और विषय क्षेत्र। तो आज हम इसको करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट दीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगी उसे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना यूनिट। सबसे पहले अगर हम भूगोल की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफी, ठीक है। तो आप ज्योग्राफी से क्या समझते हो? तो एक तरफ से अगर आप कहोगे कि ज्योग्राफी क्या है तो आप कहोगे ना कि इसमें हम एनवायरनमेंट, पर्यावरण, झील, झरने, नदियाँ, पहाड़, चट्टान, रॉक, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है, राइट। लेकिन अगर हम एक डेफिनेशन के तौर पे देखें तो देखो क्या है, पृथ्वी मानव आवास के रूप में अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी का मानव आवास के रूप में अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ये आपकी डेफिनेशन 1 नंबर में पूछी जा सकती है, पूछी जा नहीं सकती, पूछी जाएगी। तो आप लोगों को इसके लिए भी प्रिपेयर रहना होगा, ठीक है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन बन जाता है। आगे देखो, भूगोल के 2 प्रकार बताए गए थे, एक है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के जनक किसको बोला गया? ये है, ठीक है, पॉलिडोनियास, ठीक है। रेस्टोरेंट मानव भूगोल की है रेटजेल। तो भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, देखो कि इसमें जो विभिन्न देश हैं उनके प्रदेश के एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि इसमें सभी देशों के एनवायरनमेंट को हम पढ़ते हैं। मतलब क्या है, ये मान लो ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक है। तो हम इसमें सभी जितने भी मतलब कंट्रीज़ हैं इन सब के क्या पढ़ते हैं? एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। इनके एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं, यहाँ के लोगों को पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ोगे, तो आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हो तो लाइक वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आप टारगेट करोगे ना ऑस्ट्रेलिया को पढ़ना है, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया को पढ़ना है तो आप उसको क्या पढ़ोगे? वहाँ की एनवायरनमेंट कैसी है, राइट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे नदियाँ कैसी हैं, ठीक है, झरने हैं, चाहे रॉक हैं, चाहे कुछ भी, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी को टारगेट करके, ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करके आप वहाँ ये चीज़ें पढ़ते हो। उसी तरह से क्या है, ये क्या करता है, भौतिक भूगोल वर्ल्ड के एनवायरनमेंट को पढ़ता है, ठीक है, वर्ल्ड का जो एनवायरनमेंट है उसको पढ़ता है। और मानव भूगोल क्या है, ये भौतिक पर्यावरण मानव के बीच संबंध को पढ़ता है, मतलब हमारी प्रकृति के साथ मानव का क्या संबंध है उस चीज़ को पढ़ता है। और यहाँ से अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो भौतिक शब्द का प्रयोग देखो पॉलिडिनोस कर रखा है, मानव भूगोल का कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। ये 1 नंबर में बनता है, प्लस ये अपना जो आपका जो पेपर होगा मेन फाइनल का, उसमें भी इस हिसाब से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे देखो, मानव भूगोल के उपक्षेत्र, जैसा कि मैंने इसमें भूगोल के 2 प्रकार बताए थे, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल तो यहाँ फिनिश हो रहा है, ठीक है, लेकिन मानव भूगोल के भी उपक्षेत्र हैं जो हम आगे बता रहे हैं, ठीक है।
सी देखो मानव भूगोल के उपक्षेत्र क्या है। मानव भूगोल के उपक्षेत्र का मतलब क्या होता है, मानव भूगोल के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं, किन किन चीज़ों को समझते हैं। तो देखो मानव कल्याण का भूगोल जिसे हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। अगला है सांस्कृतिक भूगोल, उसके अगला है ऐतिहासिक भूगोल और संसाधनों का भूगोल। इसके अतिरिक्त और भी हैं, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र में सारी चीज़ें मैंने लिखवा दी है, आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है कि मानव भूगोल के कितने उपक्षेत्र हैं, आपको बताना होता है। और कुछ होता है कि उपक्षेत्र लिख दिए जाते हैं, उसमें कुछ अलग मिक्स कर दिया जाता है, जिसमें से आपको ये जानना होता है कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र क्या हैं, ठीक है। तो आप ये अच्छे से समझ सकते हो कि अगर हम मानव भूगोल को पढ़ रहे हैं तो उसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो ये 4 हैं। इसके अतिरिक्त और देखो, कृषि भूगोल पढ़ते हैं हम लोग, जनसंख्या भूगोल पढ़ते हैं, उद्योग भूगोल पढ़ते हैं, चिकित्सा भूगोल और व्यवहारिक भूगोल। सी फ्रेंड्स, ये मानव भूगोल के उपक्षेत्र ये भी हैं और जो पीछे पड़ा है वो भी है। तो इन सबको जैसे हैं ऐसे याद करना है आपको, क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा सीधा है, ठीक है। आगे देखो निश्चयवाद, ठीक है। अब निश्चयवाद देखो, इसके समर्थक कौन थे, रेटजल, रीटर, हम्बोल्ट और हंटिंगटन। फ्रेंड्स ये भी पूछा जाएगा, जितने क्वेश्चन करा रही मैं 1 नंबर में, चाहे फुल आपके फाइनल एग्जाम को टारगेट करके, सब पूछा जाएगा। और प्लीज़ अगर पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो उस चीज़ को 1 नंबर में जितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे, वो सारी चीज़ें अंडरलाइन करो, क्योंकि इस पर होता है ना, हमारी अलग से नज़र जाती है कि अच्छा हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हम उसे पढ़ दें, हम पहले उसे प्रीफर करते हैं, राइट। तो आप प्लीज़ अंडरलाइन करके पढ़ो। तो आप देखो निश्चयवाद के समर्थक मैंने बता दिया, रेटजल है, रीटर है, हम्बोल्ट और हंटिंगटन है। अब जो निश्चयवाद है ये कहता क्या है, इसका मतलब क्या है, ये देखो ये क्या कहता है कि जो मनुष्य था वो प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीवन व्यतीत करता था, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो निश्चयवाद क्या बोलता है कि जो मनुष्य था पहले, ठीक है, वो प्रकृति के अनुकूल ही चलता था, ठीक है, प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढालता था और प्रकृति पर ही निर्भर था, ठीक है। उसमें कोई बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे निश्चयवाद, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है कि जो मनुष्य है वो टोटल किस पे डिपेंड है, हमारे एनवायरनमेंट पे, ठीक है। तो निश्चयवाद का कहना ये है कि जो मनुष्य है वो किस पे डिपेंड है, एनवायरनमेंट पे, और इसमें कहीं कोई बदलाव की बात नहीं हो रही है, ठीक है। आगे देखो संभाववाद, ठीक है, संभाववाद। इसके समर्थक हैं विडाल डी लाप्लास, ठीक है। अब देखो ये क्या कहते हैं, मनुष्य इसमें जो था ना, ये इन्वायरमेंट के रूल्स को समझ गया, प्रकृति के नियम को समझ गया वो, ठीक है। और प्रकृति को नियम को समझने के साथ साथ उसने क्या किया, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उसने क्या किया, प्रकृति को अपने हिसाब से ढाला। कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स देखो, ये तो रियलिटी है ना कि हम इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, लेकिन इन्वायरमेंट हमें अपने हिसाब से चलाती है, ठीक है। इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें चलना होता है। फॉर एग्जांपल गर्मी में देख लो हमारे कपड़े, सर्दी में देख लो हमारे कपड़े, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हैं ना कि हम इन्वायरमेंट के अनुकूल हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, हमारे हिसाब से इन्वायरमेंट नहीं चल रहा है। और आज के टाइम पे रिसेंटली आप देखोगे क्या है कि इन्वायरमेंट को हम जितना चेंज करना चाह रहे हैं प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके, उतनी ही आपदाएं आ रही हैं, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही हैं वो हमारे ही कारण में तो आती है ना, पेड़ों को काट देना, मिट्टियों का बहाव कर देना, ठीक है, नदियों के रुख मोड़ देना, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा। आप देखते हो ना आज के टाइम में, मतलब जो इंसान है कितना आलसी होता जा रहा है, जितनी फैसिलिटी मिलती जा रही है उतनी जल्दी आलसी होता जा रहा है और उतनी जल्दी मर भी जा रहे हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। पहले के लोग क्या थे कि मतलब हर काम करते थे, सभी काम करते थे, ऐसा नहीं था। आज देखो कपड़े धोने की मशीन, रोटी सेकने की मशीन आ गई है, ठीक है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, लोग पहले मेहनत करते थे और पूरे इन्वायरमेंट के साथ कोऑपरेट करते थे, तो उनका जीवन जो जो उनका जीवन था वो भी लंबा जाता था, प्लस वो स्वस्थ भी रहते थे। आज देखो जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उतनी तरह की बीमारियां आ रही हैं, ठीक है। तो ये मान के चलना है कि हमें एनवायरनमेंट के हिसाब से चलना है, एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से नहीं चलाना। लेकिन संभववाद क्या बोल रहे हैं कि जो इंसान है यहाँ पे समझदार हो रहा है, वो प्रकृति को समझ रहा है और प्रकृति को समझने के अनुसार ही प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके जो प्रकृति है उसको अपने हिसाब से ढाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये है। आगे देखो, अब आता है नव निश्चयवाद, जिसे हम आधुनिक निश्चयवाद भी कहते हैं। इसके समर्थक कौन थे, ग्रिफिथ, टेलर। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है। इन्होंने क्या कहा कि प्रकृति पर पूर्ण निर्भरता और प्रकृति के अतिदोहन का निषेध। इन्होंने बैलेंस की बात करी फ्रेंड्स, देखो इन्होंने किसकी बात करी, बैलेंस की। बैलेंस किसके किसके बीच में इन्होंने कहा है करने के लिए, एक मानव के बीच में, ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रकृति के बीच में। मतलब इन्होंने क्या कहा नवनिश्चयवाद ने कि अगर आपको अपना विकास करना है तो हमें एनवायरनमेंट को भी सुरक्षित रखना होगा और उसके साथ साथ हमें अपना भी देखना होगा। तो इन्होंने क्या कहा, अगर हमें प्रकृति में अपना विकास करना है तो हमें बैलेंस किस में बनाना होगा, मानव में, ठीक है, और प्रकृति में।
हम ज़रूरत से ज़्यादा इतना प्रकृति पे ना डिपेंड हो जाएं कि प्रकृति हमें दे ना सके, ठीक है, और प्रकृति का इतना दोहन ना कर सके जिससे हमारा ही विनाश हो जाए। तो इन्होंने दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाने की बात करी कि हमें मनुष्य का अगर विकास करना है तो प्रकृति के हिसाब से चलना होगा, और प्रकृति में उतना ही चेंज करो जितना प्रकृति कहती है, ठीक है। ये नहीं है कि आप पेड़ पौधों को हटा करके, काट करके, या फिर बड़े बड़े फैक्ट्री बना करके, कारखाने कल कारखाने स्थापित करके आप सोच रहे हो अपना विकास कर लोगे, तो ये गलत है। क्योंकि आप जितना विकास करना चाहोगे प्रकृति को विनाश पहुंचा के, नाश करके, उतने ही आपका प्रॉफिट नहीं होगा, उतना ही आप लॉस में जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने बैलेंस बताया है कि इसमें मानव और प्रकृति के बीच में बैलेंस होना चाहिए। हमें प्रकृति का उतना इस्तेमाल ही करना चाहिए जिससे उसका दोहन ना हो सके, ठीक है, जिससे प्रकृति भी संतुलन में रहे और हम भी अपना विकास कर सकें। ये नवनिश्चयवाद का कहना है, ठीक है। और भूगोल के पिता का नाम आपको पता होगा, एरिस्टोथेनिस। ये 1 नंबर में आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग देख लेना। आगे देखो, ये कुछ आपको याद करने वाली बिंदु हैं, तो आप याद कर लेना। जो रेड जेल है ये मानव भूगोल और मानव, ये एक आप जो भूगोल की एक डेफिनेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने मानव भूगोल को क्या बताया, मानव भूगोल क्या है, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंध है, ठीक है। रेड जेल ने ये डेफिनेशन दी है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस डेफिनेशन को किसने दिया है, राइट। और एक है बनाडे वारनियास नामक भूगोलवेत्ता ने ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट पुस्तक लिखी है, ठीक है। अब ये ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट के 2 पार्ट हैं, वो हम आगे करते हैं, ठीक है। देखो, ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट के 2 पार्ट क्या है, सामान्य भूगोल, राइट फ्रेंड। तो सामान्य भूगोल में उन्होंने क्या बताया, वह अध्ययन है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी को इकाई मानकर उससे लक्षणों का विवेचन किया जाता है। मतलब इसमें पूरी पृथ्वी को एक इकाई मान करके इसका अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे दूसरा क्या है, विशिष्ट भूगोल। तो इसमें क्या है, अलग अलग प्रदेशों की संरचना पर बल दिया जाता है। अलग अलग प्रदेशों को मतलब समझ रहे हो ना, आप पूरे वर्ल्ड को ले लो, ठीक है। इधर 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 जो भी है, ये अलग अलग मान लो प्रदेश हैं, तो आप हर चीज़ इसकी टारगेट करके इसकी संरचना पर बल देते हो कि जैसे देख लो, अगर भारत का मैप देखो आप, ठीक है, एक बारी भारत का मैप देखोगे तो वो कैसा है, ठीक है। मान लो ये ऊपर का पोर्शन है भारत का, ठीक है, ये भारत का ऊपर का पोर्शन है। तो हम इसकी क्या कर रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं ना कि इसका वो कैसा है, संरचना कैसी है इसकी, राइट। तो इसकी संरचना देखो आप, ऐसी है, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसकी संरचना ऐसी है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ये डिफाइन करता है कि इस संरचना पे ये बल देता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। विशिष्ट भूगोल क्या करता है, विभिन्न प्रदेशों की संरचना पर बल देता है। आगे देखो, कल्याणपरक विचारधारा एक शब्द है, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है कि मानव भूगोल में जो पूंजीवाद से उत्पन्न जो समस्याएं हैं, पूंजीवाद से उत्पन्न एक तरफ से समस्याएं क्या देख सकते हो आप लोग, मान लो गरीबी है, ठीक है, बेरोजगारी है, ठीक है, मलिन बस्तियां आ गई, ठीक है। फ्रेंड्स देखो, पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो पूंजीपति वर्ग को आगे बढ़ाती है, बाकी सर्वहारा वर्ग को आगे बढ़ने का मौका नहीं देती, राइट। तो जाहिर सी बात है, अगर पूंजीवाद है और अमीर वर्गों को ही समर्थन दे रहा है, अमीर वर्गों को ही आगे लेके जा रहा है, इसका मतलब क्या है, जो गरीब वर्ग है उन्हें ऊपर आने का मौका नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, समानता की, निर्धनता की, मलिन बस्तियों की, बेरोजगारी की। तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए ही कल्याणपरक विचारधारा आई है कि जो पूंजीवाद से उत्पन्न लोगों के जीवन में समस्याएं हो रही हैं उसको दूर किया जाए, ठीक है। आगे देखो, फ्रेडरिक रेडजल के बारे में है ये, और कुछ तथ्यपरक बातें हैं जिसको आपको याद रखना है 1 नंबर में। तो देखो, वह प्रथम भूगोलवेत्ता जिसने सर्वप्रथम भूगोल के अध्ययन में मानव को केंद्रित किया, इन्होंने ही प्रतिपादित किया था इस विचारधारा को। अगला देखो, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, मानव भूगोल का उद्भव कब हुआ था, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 1859 में। आगे देखो, फ्रेडरिक रेडजल की पुस्तक का नाम क्या है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। आगे है जीन ब्रुन्श की पुस्तक का नाम क्या है, प्रिंसिपल द ज्योग्राफी वुमेन। ये सारे 1 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, राइट। आगे चलो, देखो क्वेश्चन है आपका फाइनल एग्जाम के हिसाब से, अगर लिखना चाहो तो आप लिख के मुझे कमेंट में दिखा सकते हो कि आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। तो ये क्वेश्चन आपका, संभववाद और निश्चयवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्योंकि मैंने पीछे डेफिनेशन इसकी बता दी, इसके हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोग अंतर कर पाओगे। अगर कर सकते हो तो देख रहे हो, लिख रहे हो, तो मुझे कमेंट में दिखाओ, मतलब लिख के दिखा दो कि क्या आंसर है इसका, आप क्या लिख सकते हो इसके बारे में, राइट। आगे चलो, मानव भूगोल के उपागम कौन से हैं, तो देखो, अन्वेषण और विवरण पहला है ये,
दूसरा है प्रादेशिक विश्लेषण। तीसरा क्या है, क्षेत्रीय विभेदन। अगला क्या है, स्थानिक संगठन। मानववादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय। भूगोल के उत्तराधुनिकवाद। ये क्या है, मानव भूगोल के उपागम है, और भी हैं, ठीक है। तो आप लोग बुक से देख लेना वो, और जितना ये था इतना आप ये अच्छे से याद कर लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि पेपर में सीधा सीधा पूछा जाता है। और जो मैं ये यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के पेपर डालूंगी, प्लस एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, तो आप अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। और हो सकता है 3-4 दिन में मैं आपको एज अ PDF का लिंक अपने यूट्यूब चैनल में डाल सकूं, जहां से आप लोग क्वेश्चंस और नोट्स डाउनलोड कर सकें, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और है, उसको देख लो। मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण में अंतर स्पष्ट करो। ये क्वेश्चन है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप लिख के कमेंट दिखा देना, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। मानव का प्रकृतिकरण यहाँ पे मतलब क्या है, निश्चयवाद का, ठीक है। उसने क्या बोला है कि मानव का प्रकृतिकरण, यानी मानव प्रकृति के हिसाब से चल रहा है। लेकिन जब ये संभववाद की बात आती है तो क्या होता है, प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया, यानी प्रकृति को मानव ने अपने हिसाब से ढाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाना है कि मानव पहले कितना प्रकृति की तरफ आकर्षित था, और आज मानव कैसा है जिसने प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये यूनिट ख़त्म होता है, और इसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया, आपका फर्स्ट यूनिट फर्स्ट बुक का डिस्कस कर लिया है। नोट्स मैंने बता दिया कि 3-4 दिन में मैं लिंक प्रोवाइड करूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा आपको कोई इशू है तो मुझे कमेंट दीजिए, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे नोट्स अच्छे लगें, और मैं आपको लगता है कि अच्छा समझाती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।